नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष के बारे में। ठीक है, तो मगध के उत्कर्ष में कितने हर्यक वंश आए, नंद वंश आए, कर्ण वंश आए, शुंग वंश, मौर्य वंश, इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था मगध महाजनपद के बारे में। जो 16 के 16 महाजनपद थे, उन सभी को मैंने कवर करा दिया था। उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो मगध महाजनपद है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा था। तो क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है और सभी वंशों से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बताएंगे। तो इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, मगध में आपको मगध महाजनपद पढ़ना है। मगध महाजनपद में आपके टोटल 7 जो है राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और 7 वाहन वंश ने शासन किया। इसका एक ट्रिक है, हसीन मासूक सात। ठीक है, हसीन मासूक सात। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और का से कर्ण वंश। 7 से 7 वाहन वंश। ठीक है, तो ये ट्रिक है एक 7 राजवंशों को याद करने के लिए। देखिए, अब मगध महाजनपद जो सबसे सबसे शक्तिशाली बन के उभरा था, उसके क्यों बन के उभरा था? ठीक है, तो उन सभी को इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसमें बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, नागदशक, ठीक है, इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब आगे हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहले नंबर पॉइंट से। देखिए, मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या कौन था? मगध था। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, लिखे लिखे हैं, ये ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं में मिलता है। जैसे कि इसको देखिए कि महाभारत में हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध का सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। यानी कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था, परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो बृहद्रथ वंश है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो लिखा गया है, एनसीईआरटी में जो बताया गया है, हम उसी से रिलेटेड आपको सारी चीजें बताते हैं। तो ये जो है बृहद्रथ वंश, ये काल्पनिक कथाएं हैं। ठीक है, तो ये महाभारत में इसको देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इसमें इसको नहीं पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मगध के शक्तिशाली होने के मुख्य कारण के बारे में। मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ? ठीक है, आप खुद विचार करिए कि इतने 16 महाजनपद थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो क्यों था? ठीक है, तो इसका सबसे पहला मुख्य कारण है कि विस्तृत उपजाऊ मैदान। मतलब ये जिस मैदान पे बसा हुआ था मगध महाजनपद, उसकी जो भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। उस पे खेती करना बहुत ही सुगमता से होता था और बहुत ही अच्छी खेती होती थी। दूसरा है प्राकृतिक सुरक्षा। प्राकृतिक सुरक्षा से क्या रिलेटेड है? जैसे कि चारों ओर से नदियां घेर ली और पहाड़ घेर ली। इससे क्या होगा कि जो अगर कोई युद्ध करना चाहे या कोई जो है आक्रमण करना चाहे, तो उससे सुरक्षा इसको होती थी। ठीक है, फिर है खनिज संसाधनों की उपलब्धता। मतलब उसमें खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी उस जगह पे। कहाँ पे? मगध पे। और व्यापार में वृद्धि, व्यापार में भी वृद्धि यहाँ पे हुई। जाहिर सी बात है, अगर उपजाऊ मैदान रहेंगे तो खेती ज़्यादा होगी, खेती ज़्यादा होगी तो व्यापार ज़्यादा होंगे। ठीक है, और खनिज संसाधन भी हैं तो भाई व्यापार तो अधिक होंगे ही। और वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता। ठीक है, तो वन क्षेत्र में हाथियों की उपलब्धता। मान लीजिए कोई वन के रास्ते या जंगल के रास्ते आप पे आक्रमण करने आया भी, तो उसमें हाथियां रहती। हाथियां रहती तो खुदे पगलाएंगी, तो सबको देर के रख देंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि में लोहे के उपयोग। देखिए, 16 महाजनपदों में हमने बताया था कि जो क्षत्रिय वर्ग था वो बहुत ही कुशल हो गया था। क्यों? लोहे की खोज से। तो इसमें भी कृषि में लोहे के उपयोग होने लगे। फावड़ा, हल, ये सब बनने लगा और जीवन जो है वो बहुत ही अच्छे से चलने लगा। फिर है धान की रोपाई की पद्धति का विकास। जो धान की रोपाई होती थी उसके पद्धति का विकास भी इसमें हुआ था। तो इन सभी कारणों के वजह से जो मगध है वो बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब मगध महाजनपद में टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया। देखिए, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से राजवंश है आइए देख लेते हैं।
पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है जो है हसीन मासूक सात। ठीक है, क्या ट्रिक है? हसीन मासूक सात। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और का से कर्ण वंश और सात से सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये सभी आपको एक ट्रिक मैंने बताई है जिसकी याद करने के लिए। टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था इस पे, किस पे? मगध महाजनपद पे। ठीक है, जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत पे 5 जो है सल्तनत ने शासन किया था, दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों ने, उसी प्रकार 7 राजवंशों ने शासन किया मगध उत्कर्ष में। ठीक है, मतलब मगध महाजनपद में। आगे अभी आपको मेडावन हिस्ट्री में ये सब बताया जाएगा, लेकिन हम अभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं हर्यक वंश के बारे में। इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताएंगे ये देख लीजिए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद वाले वीडियो में हम आपको मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश मतलब बता देंगे। इसका वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिए और डेली एक वीडियो देखिए, इसको नोट भी करते रहिए। प्ले जो है PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए, हर्यक वंश, हर्यक वंश का शासन कब से कब तक था? ठीक है, तो इसमें देखिए ईस्वी पूछा नहीं जाता, क्योंकि इसमें ईस्वी में अलग अलग किताबों में अलग अलग कंट्रोवर्सी चलती रहती है। ठीक है, तो ये NCERT के अकॉर्डिंग मैंने लिखी। जैसे कि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश चला था। ठीक है, कितने में? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला था। और इसमें टोटल 4 राजाओं ने शासन किया। जैसे कि भाई जाहिर सी बात है कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में ये हम पढ़ रहे हैं मगध महाजनपद की, तो मगध महाजनपद में 7 राजवंशों ने शासन किया। और जाहिर सी बात है, जब 7 राजवंशों ने शासन किया तो उन राजवंशों के राजाओं ने भी शासन किया होगा। तो हम पढ़ रहे हैं हर्यक राजवंश के बारे में। और हर्यक राजवंश में टोटल 4 राजाओं ने शासन किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। बेसिकली इन्हीं सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और यही है हर्यक वंश का इतिहास। ठीक, आगे हम देखते हैं सबसे पहले बिंबिसार के बारे में। देखिए, बिंबिसार के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। भाई जाहिर सी बात है हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार होगा। ठीक है, और इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। और बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी दूसरी बार कौन बनाया था? तो राजगृह को बनाया था। और बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके दादा परदादा बहुत ज्यादा इसको साम्राज्य विस्तार करके नहीं दिए थे। ठीक है, तो ये जो है वो दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र को साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, जैसे कि बिंबिसार ने 3 विवाह किए। 3 विवाह किए। पहला विवाह किससे किया? कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से किया गया। ठीक है, और इस विवाह में उसे दहेज में काशी प्रांत मिला। ठीक है, तो काशी प्रांत इसे मिल गया एक ही विवाह में। ठीक है, तो एक विवाह किया, काशी प्रांत मिल गया। भाई काशी प्रांत बहुत बड़ा था उस समय। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब वो अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करेगा। फिर इसने दूसरा विवाह किया। देखिए, दूसरा विवाह किससे किया? चेलना, जिसको छलना भी कहा जाता है, और यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, तो राजकुमारियों से विवाह करता था। ठीक है, तो इतना चालाक था कौन? बिंबिसार। ठीक है, और तीसरा विवाह किससे किया? क्षेमा, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने अपना जो है राज्य विस्तार कैसे किया? विवाह के थ्रू किया। मतलब विवाह करता था राजकुमारियों से और उनका जो है कुछ राज्य जो है अपने मतलब दहेज के रूप में ले लेता था और उसका साम्राज्य विस्तार होता गया। आगे है, बिंबिसार ने अपने शासन काल में अंग राज्य को जीता तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया। तो इसने अपने शासन काल में अंग राज्य को जीत लिया था। उसके वहां का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। ठीक है, तो अजातशत्रु को वहां का अपना क्या बनाया था? सेनापति बनाया था। कहाँ का? अंग का। उसके समय अवंती के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रस्त हो गया और उसने ठीक करने के लिए बिंबिसार ने, मतलब जो पांडु रोग हो गया था किसे? प्रद्योत राजा को। ठीक है, तो अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था और बिंबिसार ने अपना राज्य वैद्य भेजा था जिसका नाम जीवक था
और जीवक ने इलाज किया किसका, प्रद्योत स्वस्थ हो गया। ठीक है, मतलब इसको आप समझिए। देखिए जो अवंती के राजा थे प्रद्योत, उनको एक रोग हो गया था, पांडु रोग हो गया था। ठीक है, मतलब वो ठीक नहीं हो सकते थे। ठीक है, उसका कोई दवाई मतलब कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद जो बिंबिसार था वो अपने राजवैद्य को भेजा। इनके राजवैद्य का क्या नाम था, तो जीवक नाम था। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, जीवक नाम था। और जीवक ने प्रद्योत, राजा प्रद्योत का जो है इलाज किया और राजा प्रद्योत जो है ठीक हो गए। तो इसी के उपलक्ष्य में आप देखिए 492 ईस्वी में बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र, देखिए अब यहाँ पे जो है आजाद बिंबिसार जो है, यहाँ पे इसका बिंबिसार खत्म हो जाता है। ठीक है, बिंबिसार के बाद इसका जो है लड़का आता है, इसका क्या नाम था, अजातशत्रु नाम था। ठीक है, तो इसकी कुछ कहानी आप जान लीजिए। देखिए बिंबिसार मरता कैसे है, बिंबिसार जो है मरता कैसे है, अजातशत्रु बिंबिसार के पास गया और बोला कि पापा अब आप बूढ़े हो गए हैं जो है, अब हमको भी दे दीजिए राजपाट, हम भी कुछ संभालेंगे, मेरी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, हम भी उसको जो है करना चाहते हैं। तो बिम्बिसार भाई राजा था, तो उस समय वो मारा नहीं। तो अजातशत्रु को गुस्सा आ गया अजातशत्रु ने उसको जो है बाला चोक दिया, बाला चोक दिया तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अजातशत्रु को जो है शासन करने लगा। अभी घबराइए मत, अभी आगे आपको मिलेगा उदयन। उदयन जब मिलेगा ये भी जो है अजातशत्रु को छुरी मार देगा। ठीक है, तो इसको पितृहंता कहा जाता, आगे अभी आपको बताया जाएगा। जैसे कि अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक चला, 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का शासनकाल चला। ठीक है, तो 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। इसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। ठीक है, तो पितृहंता किसे कहते हैं भैया, पिता की जो हत्या करते उसको पितृहंता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास में सबसे पहला यही राजा था जो अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसको पितृहंता कहते हैं। और हर्यक वंश को भी पितृहंता राजवंश कहा जाता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अजात शत्रु का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो शत्रुओं का नाश करने वाला कुड़िक भी इसी को कहते हैं। ठीक है, कुड़िक भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई। और पहली बौद्ध संगीति देखिए, बौद्ध धर्म में हमने आपको बताया था पहली बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, तो ये सारी बौद्ध संगीतियां मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। ठीक है, तो वैशाली पर आक्रमण किया और उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने दो नए हथियार रथमूलक सॉरी रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। आप इसको हथियार को देख लीजिए। देखिए रथमूलक ये कटप्पा वाला है। ठीक है, तो उस समय जो बाहुबली मूवी आप देखे होंगे कि ऐसे जो रिंग मतलब तलवार लगी रहती घूमता रहता है। ठीक है, ये है रथमूसल और ये है आपका, इसका नाम क्या है भाई, बहुत बड़ा नाम है इसका, महाशिला कंटक। ठीक है, तो महाशिला कंटक इसका नाम है, इस पे पत्थर रख के इसे फेंका जाता था। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें उदयन के बारे में। अब क्या हुआ, अब उदयन गया जो है किसके पास, अजातशत्रु के पास। और अजातशत्रु को बोला कि पिताजी अब मुझे भी जो है शासन दे दीजिए, मैं भी अपना जो है कुछ विस्तार करना चाहता हूँ, मेरी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। तो बिंबिसार ये उदयन के क्या नाम था इसका, अजातशत्रु, तो इसने इतिहास से कुछ सीखा नहीं। ठीक है, तो ये जब अपने बाप से मांगने गया राज्य तो उसका बाप नहीं दिया, तो उसको भाला घोष दिया है। अब ये उदयन क्या करेगा, उदयन ने भाई जाहिर सी बात, तो उसका पोता था, अब अपने पोते का ऊपर मतलब चला गया और उसी के रूप में जो है, ठीक है, बिंबिसार के रूप में ही उदयन आया और उदयन ने इसको छुरी मार दिया। कहा कि जो अब हमको नहीं देंगे, इतना सब कर डाले, हमको भी दे दिया तो हम भी थोड़ा विस्तार करेंगे, तो ये नहीं दिया, तो इसने भी अपने पिता को जो है मार दिया। ठीक है, तो अभी इसी के उपलक्ष्य में हम आगे पढ़ते हैं उदयन के बारे में। उदयन का जो है कार्यकाल कितना था, 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक था। इसने भी अपने पिता की हत्या की और इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी पितृहंता के नाम से जाना जाता है। इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की थी। ठीक है, तथा इसने
राजगृह से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया था और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया था। कौन? उदयन कर दिया था। ठीक है, तो उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था तथा इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी। देखिए, अब उदय ने क्या किया, अब ये इतिहास से सीख चुका था कि मेरे बाबा को मेरे पापा ने मारा, मैंने अपने पापा को मार दिया। ठीक है, अब मेरा बेटा मुझे ना मार दे, इसलिए अपने बेटे से क्या खाना दशरथ से कि बेटा तुझे जब राज चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुरंत वहां से हट जाऊंगा। ठीक है ना, तो इसने जो है अपने पुत्र को वैसे ही नागदशक को मगध का शासक बना दिया। उसके बाद ये एक अयोग्य शासक था, इसको उतनी कला नहीं थी राज्य में या राज्य विस्तार में, ये ससुरा एकदम मस्त रहता था। ठीक है, तो इसके ही सेनापति शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग वंश आप देख लीजिए शिशुनाग वंश के बारे में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भैया जो है हर्यक वंश है, हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था? तो आखिरी शासक कौन था? नागदशक था। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसका अंतिम शासक क्या है और इसके जो है संस्थापक क्या है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। देखिए, इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। ठीक है, जो कि सेनापति था किसका? नागदशक का। और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जो है पहले उदय ने कहाँ बनाया था भाई? ये उदय ने बनाया था राजगिरी में। ठीक है, तो उसके बाद उसका लड़का आया नागदशक, नागदशक ने भी वहीं बनाया था, अयोग्य शासक था, इसलिए जो है शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की जो है नींव रखी। ठीक है, तो इसमें उसने अपनी राजधानी वैशाली बनाया और वैशाली बनाया तो इसका एक लड़का था कालाशोक, कालाशोक पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना लिया फिर से। ठीक है, और इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, मैंने आपको बौद्ध धर्म में बताया था। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि अंतिम शासक कौन था? तो नंदी वर्मन था, जिसकी हत्या महापदम नंद ने करते थे। ठीक है, तो इसको कैसे आप याद रखेंगे? शिशुनाग ने जो है क्या नाम है, शिशुनाग जो था ये संस्थापक था किसका? शिशुनाग वंश का। और इसका पुत्र कालाशोक आया। ठीक है, तो कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी और द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के समय हुई थी। उसके बाद इसका अंतिम शासक था नंदी वर्मन और नंदी वर्मन की हत्या कर दी थी महापदम नंद ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। ठीक है, तो नंद वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महापदम नंद के बारे में। ठीक है, तो महापदम नंद का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 444 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व तक महापदम नंद ने शासन किया। और सबसे पहले आप देख लीजिए नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापदम नंद है भाई, जाहिर सी बात महापदम नंद ने इसकी जो है अंतिम शासक था किसका? अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का कौन? नंदीवर्मन, इसकी हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम है नंदवंश। ठीक है, तो नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद था। और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासन शूद्र था, शूद्र। ठीक है, उसके बाद महापदम नंद इस वंश का सबसे महान इस वंश का जो है सबसे महान शासक था, जिसके अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। ठीक है, और इसी महापदम नंद को क्या कहा जाता है? सर्व छत्रांतक कहा जाता है। ठीक है, तो सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। मतलब सर्व छत्रांतक का मतलब क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, और इसने कलिंग जीत कर एक राट की उपाधि हासिल की। देखिए, एक राट की उपाधि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसने कलिंग जीतकर एक राट की उपाधि हासिल कर ली। अब हम आगे देखते हैं महापदम नंद के बारे में। देखिए, कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चला कि महापदम नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो कलिंग पर इसने जो है विजय प्राप्त कर ली थी, ये हमें कहाँ से मिला? तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से हमें पता चला है। ठीक है, आगे है, इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण भी करवाया था। तो सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नंद वंश के जो शासक संस्थापक था महापदम नंद, इसने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं महापदम नंद ने कुल 8 पुत्र थे, मतलब महापदम नंद के कुल 8 पुत्र थे, जिसमें सबसे योग्य जो शासक था वो था घनानंद। और घनानंद इसका पुत्र
नंद वंश का अंतिम शासक था। टोटल नंद वंश पे टोटल 2 ही शासक मतलब किए थे, ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली जो था वो घनानंद था। तो घनानंद भैया अपना आया। अब घनानंद के बारे में हम देख लेते हैं। तो घनानंद का शासनकाल कब से कब तक था? तो 326 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक था। देखिए, नंद वंश का अंतिम संस्थापक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत क्रूर ससुरा था। अभी इसके बारे में हम देखते हैं। जो वही था जो चाणक्य जो है बेइज्जती करके भगाया था, ठीक है। तो यह शासक सिकंदर के समकालीन था। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। जब ये आक्रमण किया तो चाणक्य को ये बात पता चली, ठीक है। तो चाणक्य इसके दरबार में आया, घनानंद के पास आया और घनानंद ने इसको बेइज्जत करके जो है इसको फेंक दिया, मतलब भगा दिया, ठीक है। और इसकी जो शिखा थी, शिखा मतलब चोटी, उस चोटी को भी खुलवा दिया था, ठीक है। तो चाणक्य ने उसी वक्त जो है प्रण ली थी कि जिस वक्त मैं तुमको खदेड़ूंगा, तुम्हारे शासन तुम्हारी गद्दी जिस वक्त मैं छीनूंगा, उसी वक्त मैं अपनी शिखा बांधूंगा, ठीक है। तो ये सब आप सीरियल में या कहीं भी देखे होंगे, ठीक है। हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो उसके बाद किसकी स्थापना हो गई? मौर्य वंश की स्थापना हो गई। मौर्य वंश हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप पढ़िएगा जरूर। ये सारी सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और खुद को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगातार लगे रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।